तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम की। हाँ, एक ऐसी कहानी जो हम सब ने देखी है, सुनी है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके उतार चढ़ाव को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखते हैं। कैसे एक छोटा सा मोबाइल वॉलेट का आइडिया पूरे देश की आदत बन गया। और फिर कैसे अपनी ही कामयाबी के बोझ तले थोड़ा दबने लगा। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि पेटीएम के सफर के उन अहम पड़ावों को समझना है जिन्होंने इसकी किस्मत बनाई और बिगाड़ी। और देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये असल में नए भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी है। इसमें बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, नियमों की अनदेखी का नतीजा है, और सबसे बढ़कर करोड़ों ग्राहकों के भरोसे की कहानी है। सही बात है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे तेजी से आगे बढ़ने की चाहत ही कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी 2010 में शुरू होती है। उस वक्त डिजिटल पेमेंट का मतलब था क्रेडिट कार्ड या फिर वो बहुत बोझिल सी नेट बैंकिंग। हाँ, जो कुछ ही लोग इस्तेमाल करते थे। तभी विजय शेखर शर्मा एक सपना लेकर आते हैं, हर भारतीय के हाथ में एक डिजिटल वॉलेट। शुरुआत तो बहुत छोटी थी, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट। हाँ, सच कहूं तो उस जमाने में ये कोई क्रांतिकारी आइडिया नहीं लगता था। हाँ, लेकिन सोच क्रांतिकारी थी। अच्छा। उन्होंने उस चीज पर दांव लगाया जो हर किसी के पास पहुंच रही थी, मोबाइल फोन। क्रेडिट कार्ड तो कुछ ही लोगों तक थे, लेकिन फोन की पहुंच बहुत बड़ी थी। ये तो है। उन्होंने भविष्य की नब्ज को पकड़ा कि आने वाले वक्त में बटुए की जगह फोन ले लेगा। ये एक नए डिजिटल समाज की नींव रखने जैसा था। भले ही वो नींव उस वक्त बहुत छोटी दिख रही हो। बिल्कुल। और फिर आया 2016 का वो पल जिसने उस छोटी सी नींव पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी। नोटबंदी। स्रोत इसे द बैम कहकर बताते हैं, और सच में वो एक धमाका ही था। मुझे आज भी याद है, पूरा देश कैश के लिए लाइनों में लगा था, एटीएम खाली थे, एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, और उसी वक्त हर अखबार के पहले पन्ने पर पेटीएम का एक ही संदेश था, पेटीएम करो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था। नहीं, ये उस मुश्किल का हल था। रातों रात पेटीएम घर घर में हीरो बन गया। ये एक जबरदस्त मौका था और पेटीएम ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा। सही बात। ये वो लम्हा था जब डिजिटल पेमेंट एक जरूरत बन गया, ना कि सिर्फ एक शहरी सुविधा। इस एक घटना ने कंपनी को कई साल आगे पहुंचा दिया। लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि कैश नहीं है तो भी जिंदगी चल सकती है। हाँ, व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आया जो शायद सामान्य परिस्थितियों में सालों लग जाते। तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कामयाबी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि हर गली, हर नुक्कड़ पर पेटीएम का वो नीला सफेद क्यूआर कोड दिखने लगा। चाय वाले से लेके पान वाले तक, सब्जी बेचने वाले से लेके ऑटो वाले तक, सब डिजिटल हो गए। ये देखना अद्भुत था। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण था। मतलब आम लोगों तक। हाँ, आम लोगों तक बैंकिंग और पैसे का लेन देन पहुंचाना। इसने छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार करने का तरीका ही बदल दिया। खुले पैसों की चिंता खत्म। हाँ, हिसाब किताब आसान हो गया और उनका कारोबार एक नए डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 2021 में आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था। आईपीओ। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ। माहौल ऐसा था मानो पेटीएम अब बाजार का राजा बनने वाला है। हर जगह बस यही चर्चा थी, उम्मीदें तो आसमान पर थीं। लेकिन जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, आईपीओ के दिन ही बाजार ने कहा, ज्यादा उड़ मत, नीचे आ जा। और शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। यहाँ बाजार ने एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं कड़ा संदेश दिया। क्या संदेश था वो? कि बाजार सिर्फ कहानी या ग्राहकों की संख्या पर नहीं चलता, वो कंपनी की बुनियाद देखता है। निवेशकों को कई चीजों पर शक था। जैसे कि पेटीएम का ढांचा बहुत उलझा हुआ था। एक ही कंपनी के अंदर दर्जनों अलग अलग बिजनेस थे और यह साफ नहीं था कि पैसा असल में कहां से आएगा। मतलब यूजर तो बहुत थे, यूजर बेस बहुत बड़ा था, पर क्या वो यूजर मुनाफा दे रहा था? बाजार ने इस सवाल का जवाब नहीं में दिया। उन्होंने एक तरह से कंपनी की मार्कशीट देखी और कहा, पासिंग मार्क्स भी नहीं है। मतलब बाजार ने खतरे की घंटी तो आईपीओ के दिन ही बजा दी थी। लेकिन स्रोतों के मुताबिक असली समस्या तो कंपनी के अंदर ही पक रही थी, है ना? बिल्कुल। बाहर से जो चमक दमक दिख रही थी, अंदर उसकी नींव कमजोर हो रही थी। जिस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से नियम और प्रक्रियाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा था। तो क्या क्या समस्याएं थी? कई तरह के। केवाईसी में भारी गड़बड़ियां, एक ही पैन कार्ड पर हजारों खाते चलना। एक मिनट, एक पैन पर हजारों खाते? हाँ,
बिना सही दस्तावेजों के खाते खुलना और ऐसे लेन-देन जिन पर शक की गुंजाइश थी, ये सब रेगुलेटर की नजर में बहुत बड़े रेड फ्लैग थे। ये केवाईसी का मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? आखिर ये है क्या और एक पेमेंट बैंक के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। ये पक्का करता है कि आप जिसे पैसा दे रहे हैं या जिससे ले रहे हैं वो एक असली और वेरीफाइड इंसान है। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो दरवाजा खुल जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और भी गलत कामों के लिए। हाँ, इसीलिए आरबीआई इस मामले में 0 टॉलरेंस रखता है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है, पैसा संभालना मंदिर की घंटी नहीं है जिसे कोई भी बजाकर चला जाए। मतलब रेगुलेटर गलतियां माफ नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। और ये चूक आखिरकार बहुत भारी पड़ी। 2024 की शुरुआत में आरबीआई ने वो फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरबीआई ने कहा, बस पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब ना तो नए ग्राहक जोड़ सकता है और ना ही अपने वॉलेट या खातों में नए पैसे ले सकता है। ये तो कंपनी के लिए एक परमाणु बम जैसा था। इस एक फैसले से बाजार में हड़कंप मच गया। निवेशक भागने लगे, शेयर दोबारा जमीन पर आ गए। और यूजर्स, वो तो डर गए होंगे। करोड़ों यूजर्स डर गए। यहाँ भरोसे का सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। डिजिटल दुनिया में भरोसा हवा की तरह होता है, एक बार निकली फिर पकड़ में नहीं आती। बिल्कुल। जब देश का सेंट्रल बैंक ही किसी संस्था पर सवाल उठा दे तो आम ग्राहक का भरोसा डगमगाना लाजमी है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ क्यूआर कोड का आइडिया इतना शानदार था जिसने देश को बदल दिया, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी बुनियादी गलतियां। स्रोतों को खंगालने पर जो एक तस्वीर उभर कर आती है वो है फोकस की कमी। फोकस की कमी। ऐसा लगता है कि कंपनी सब कुछ एक साथ करना चाहती थी। पेमेंट बैंक, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, लोन, ई कॉमर्स, मूवी टिकटिंग, सब कुछ। वो एक सुपर ऐप बनना चाहते थे। लेकिन आजकल तो हर बड़ी टेक कंपनी सुपर ऐप ही बनना चाहती है। तो पेटीएम ने ऐसा अलग क्या गलत किया? फर्क है रेगुलेशन का। आप ई कॉमर्स या टिकटिंग में मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाली वो सिलिकॉन वैली की सोच अपना सकते हैं। हाँ, वहां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक नाराज होगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप बैंकिंग और फाइनेंस में आते हैं तो आप चीजें नहीं तोड़ सकते। यहाँ आप लोगों की मेहनत की कमाई से डील कर रहे हैं और यहाँ नियम ही सब कुछ है। सही बात है। एक एनालिस्ट ने स्रोत में बड़ी सटीक बात कही है। पेटीएम ने रॉकेट की तरह उड़ान तो भरी, लेकिन वे ये भूल गए कि रॉकेट को जमीन से एक कंट्रोल रूम भी गाइड करता है। और उनका कंट्रोल रूम यानी उनका कंप्लायंस डिपार्टमेंट शायद उस रफ्तार के लिए तैयार नहीं था। तो हमने देखा कि कैसे पेटीएम एक छोटे से वॉलेट से शुरू होकर एक राष्ट्रीय पहचान बना, फिर आईपीओ के सपनों से लेकर जमीनी हकीकत और नियमों की सख्त दीवार से टकराया। वाकई एक रोलर कोस्टर सफर रहा है। सवाल यह है कि क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? स्रोत कहते हैं बिल्कुल नहीं। अच्छा। कहानी एक नए और शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंची है। एक बड़ी अच्छी बात जो सामने आती है वो ये है कि गिरना बुरा नहीं, सीख न लेना बुरा है। पेटीएम अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी अब खुद को सुधारने और नियमों के दायरे में रहकर काम करने पर ध्यान दे रही है। ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो अगर पेटीएम यहाँ से दोबारा खड़ा होता है तो उसकी नींव इनोवेशन से ज्यादा रेगुलेशन और भरोसे पर टिकी होगी। ये एक उम्मीद की किरण तो है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। खोया हुआ भरोसा वापस जीतना शायद एक नया पेमेंट नेटवर्क बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को देखते हुए एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या है वो? क्या भारत के किसी भी महत्वाकांक्षी टेक स्टार्टअप के लिए सब कुछ बनने की चाहत ही उसका सबसे बड़ा जोखिम है, या ये सिर्फ तेज रफ्तार से बढ़ने की एक जरूरी कीमत है जिसे हर बड़े खिलाड़ी को कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है?